बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब ठीक ठाक होंगे, पढ़ रहे होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 9 का आगाज़ करना था और इंशाल्लाह 2-3 दिनों में चैप्टर 9 को हम वाइंड अप करेंगे। ओके, परेशान ना हो, ये चैप्टर शार्ट है और कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो मैं स्किप कर रहा हूँ या हम उसको बहुत तेज़ कर रहे होते हैं। जब चीज़ें मुश्किल आती हैं फिर मैं ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाया करता हूँ, ताकि आपको समझाना मकसद है, आपको सिखाना मकसद है, कोर्स ख़त्म कराना मकसद नहीं है। ओके, तो प्लीज़ साथ साथ ट्राई करें, पेन्स लेते रहें। बग़ैर पेन्स के हलवाखोर बनेंगे, आपकी कामयाबी मशकूक होगी। फिर प्लीज़ चैप्टर नंबर 9 बड़ा छोटा चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स फिज़िकल केमिस्ट्री की ये एक सब ब्रांच है। केमिकल काइनेटिक्स फिज़िकल केमिस्ट्री की एक सब ब्रांच है। इस ब्रांच में हम ये पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पे हमारा सारा कारोबार रेट ऑफ रिएक्शन से होता है। इसकी कितनी टाइप्स हैं, ये कैसे मेजर करेंगे, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से हैं, इस रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म कौन सा है, और फिर थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोकस करके इस चैप्टर में हम काम कर रहे होते हैं। ओके, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पे हम बात शुरू करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको जनरली हम कहते हैं डेल एक्स बाई डेल टी, विच इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम, चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन में कितनी तब्दीली वाक़या हुई, कितने टाइम में तब्दीली वाक़या हुई, कितना टाइम गुजर गया और कंसंट्रेशन में कितनी तब्दीली वाक़या हुई। स्टूडेंट्स, चूँकि तुम लोग ईटा के लोग हो तो प्लीज़ कंसंट्रेशन के साथ साथ प्लीज़ आपको चाहिए कि प्रेशर भी माइंड में रखें। प्लीज़ स्टूडेंट्स, चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम हो जाएगा। ओके, मैं इसके ऊपर बाद में बात करता हूँ, पहले ये सुन लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास दो होते हैं, पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव का मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर टाइम टेकन। ओके, पॉजिटिव क्या होता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर टाइम टेकन। अगर मैं ग्राफ की दुनिया में जाऊं स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे साथ रहें, मैं ग्राफ्स में शो करना चाहता हूं इस बात को। प्लीज़ स्टूडेंट्स, पहले कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये ग्राफ, इधर आपके पास कंसंट्रेशन है, नीचे आपके पास एक्स एक्सिस पे टाइम को शो करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, बहुत स्ट्रेट, थोड़ी कम स्ट्रेट, वो तो नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है।
लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये वाला रेट है, ये देखें, ये आपके पास पहले पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप क्या देख रहे हैं, आप ये लाइन देख रहे हैं यूं, ये देखिए मिकदार कम हो रही है और कम और कम और कम। तो जब आप ये ग्राफ शो करेंगे, ये नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन को शो करेगा, जब ये ग्राफ, तो ये पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता है। मोटी मोटी बात, रेट ऑफ रिएक्शन की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन एंड नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। अब यूनिट्स पे बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज स्टूडेंट्स। हर जानिब आपकी केयर होनी चाहिए। बिलीव, जो लोग घर में नहीं पढ़ते, सेल्फ स्टडी नहीं करते, वो ईटा के स्टूडेंट नहीं कहलाते। पॉइंट 1, मुझे उन बातों का, उन स्टूडेंट्स का गम है जो पढ़ रहे होते हैं और फिर रह जाते हैं। और वो फिर क्यों रह जाते हैं, सारा प्रॉब्लम यहाँ है। वो पढ़ते हैं, सुबह शाम काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्टडी में वो केयर वाला पॉइंट निकाला गया होता है, वो केयरफुल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, रेट ऑफ रिएक्शन का पता होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का पता होता है, लेकिन अगर ग्राफ में बात करो तो केयरलेसनेस, उन्होंने ग्राफ को नहीं टैकल किया हुआ होता। फिर जब उनसे यूनिट्स की बात करो, उनको पता होता है कि सर डेल एक्स बाई डेल टी इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, लेकिन थोड़ी सी खच मारो, थोड़ी सी। अगर मैंने यूनिट्स की बात में, अगर मैं ये ऑप्शन दे दूं, ये ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर स्क्वेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर सेकेंड इनवर्स, मैं आपके पास पास्कल सेकेंड इनवर्स मैं दे दूं, एटीएम सेकेंड इनवर्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो मुझे बहुत खतरा है आपसे कि आप कोई गलती कर बैठेंगे। स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। देखिए, ये तो कंसंट्रेशन की यूनिट है और ये टाइम की यूनिट सेकंड में आ गई। लेकिन अगर आपके पास कोई गैसियस फेज रिएक्शन हुआ तो स्टूडेंट, हमारे पास यूनिट क्या बन जाती है, फिर हम लिखते हैं प्रेशर बाई सेकंड लिखते हैं। अब प्रेशर के लिए आप जानते हैं ना, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर इज द SI यूनिट। Similarly, Pascal is the SI unit. Similarly, ATM is the most common unit of pressure. तो स्टूडेंट्स प्लीज, इसको बोलते हैं केयर, कि मुझे इस यूनिट का पता हो लेकिन मेरे ध्यान में ये सारी बातें शामिल हों। मेरी बात समझ आ गई? प्लीज स्टूडेंट्स, केयर करने की जरूरत है। आप पढ़ रहे हो, वेरी गुड, केयर भी साथ हो, कॉमन सेंस भी साथ हो कि क्या हो रहा है। आउट ऑफ माइंड काम करेंगे तो रिजल्ट खराब आता है। माइंडफुल रहे, माइंडफुल, ओके प्लीज। तो मैंने आपको यूनिट्स की बात बता दी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये है कि रेट कांस्टेंट के बारे में आपके माइंड में कुछ ज़्यादा फोकस किया होता है कि रेट कांस्टेंट के यूनिट कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ये होते हैं, कभी वो होते हैं। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स फिक्स होते हैं, ये वेरिएबल नहीं होते। बस कंसंट्रेशन पर सेकंड या प्रेशर पर सेकंड आर द यूनिट्स। प्लीज स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट्स में तब्दीली नहीं आती। डन? ओके, ये मेरे पास बुनियादी बात थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन में ये अल्फाज भी आपके माइंड में होने चाहिए। कोई आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कोई आपके पास
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कोई आपके पास यूनिफॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज, जब आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपके पास ए से बी बनता है, पहले मैंने देखा कि रेट इज 5, फिर मैंने देखा रेट इज 4, फिर मैंने देखा रेट इज 3। इन द बिगिनिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज फास्ट, with the passage of time rate of reaction slows down। तो लोगों, जब आपके पास डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रेट आते हैं, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस, जब डिफरेंट इंस्टेंटेनियस रेट्स आते हैं तो इसका एवरेज स्टूडेंट्स हम ऐसे निकालते हैं। ओके, तो क्या होगा, 12/3 इज इक्वल टू 4। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस भी होता है, एवरेज भी होता है, यूनिफॉर्म भी होता है। एक टॉप क्लास का क्वेश्चन सुन लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो एवरेज कितना आ गया, एवरेज स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, बड़ी काम की बात है। ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इट इज ऑलवेज लेसर देन द फर्स्ट इंस्टेंटेनियस रेट, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लास्ट इंस्टेंटेनियस रेट। पहले रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसकी वैल्यू एवरेज से बड़ी हुआ करती है, और आखिर में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो चुका होता है। उसकी वैल्यू, उस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू एवरेज से कम हो चुकी होती है। ये क्वेश्चन ईटा में आ चुका है। ओके प्लीज स्टूडेंट्स, ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ बातें आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। ग्राफ प्लीज याद रखिए। आइए अब रेट लॉ और रेट इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। एक एक चीज को बड़े माइन्यूट लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन कोर्स के अंदर रहेंगे। कोर्स के बाहर जाना सख्त गुनाह है। ओके प्लीज अपने एक्सपर्टीज, अपने एनर्जीज, अपने एबिलिटीज विद इन कोर्स पे कंज्यूम करें। यकीन करें आपकी जीत बहुत बड़ी जीत होगी। आउट ऑफ कोर्स लाइक बच्चों का मूड बनता है, हमारा भी बड़ा मूड बनता है। अपने आप को हमने काबू किया होता है कि नहीं मैंने दाएं बाएं नहीं जाना। ओके तो प्लीज रेट लॉ, रेट इक्वेशन, ये जनाब एक इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में हम रेट को इंटरलिंक करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ रेट को इंटरैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लॉ के मुताबिक अगर मैं ये कहूं, स्टूडेंट्स प्लीज XA plus YB gives products, तो रेट ऑफ रिएक्शन del X by del T is proportional to A की पावर L B की पावर M। del X over del T is equal to K, A की पावर L और B का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ या रेट इक्वेशन। डन। काम की बात लोगों, लॉ ऑफ मास एक्शन बी रेट लॉ को फॉलो करता है,
लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन में जो रेट शेड की बात है वो रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई होता है। रेट लॉ या रेट इक्वेशन इरिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई होता है। डन। बातों को फर्क महसूस कीजिए, ठीक से अप्लाई कीजिए, रिजल्ट ठीक आएगा जनाब। अब यही बात मैं टेस्ट में डालता ना कि लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इक्वेशन, यकीन करें आप बड़े जल्दी आपस में स्लिप हो जाते हैं। आप स्लिप क्यों होते हैं? एक टॉपिक पढ़ा होता है फिर स्लिप क्यों होते हो? आपने वो टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ा होता, आपने उनके दरमियान फ़र्क को फरका हुआ नहीं होता। फ़र्क को फरके, उसके माइन्यूट डिफरेंसेस को पकड़े, जहाँ से हम आपको पकड़ते हैं वहीं तक आप ही जाए ना, फिर आप नहीं फंसेंगे। फिर आपको मेरे सवालों पे हंसी आएगी, ये भी सवाल है, ये तो मैं जानता हूँ। ओके, तो प्लीज स्टूडेंट्स, ओके, पहले आइए के से बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये है रेट कांस्टेंट, ये है रेट कांस्टेंट, आल्सो नोन एज अ, रेट की जगह पर क्या पुट कर दो, इसको स्टूडेंट्स वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको स्टूडेंट्स स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स रेट कांस्टेंट कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो ज़बरदस्त डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ओके, ये बातें मैं कहाँ से कर रहा हूँ? आउट ऑफ कोर्स नहीं है प्लीज स्टूडेंट्स। चलो फ़ोन करते हैं, आर्हीनियस को फ़ोन करते हैं। एक ज़बरदस्त इक्वेशन है आर्हीनियस इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ेंगे K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, ई ए बाई आर टी। तो प्लीज स्टूडेंट्स, आर्हीनियस इक्वेशन के मुताबिक रेट कांस्टेंट K इज द रिजल्ट ऑफ सो मेनी वैल्यूज। रेट कांस्टेंट K देख लें, उसका आंसर कहां से आएगा? ये देखिए स्टूडेंट्स, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आप कहेंगे फिर आपने कैटलिस्ट वाली बात कहां से लिखी? हम इसको लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इतनी बात आपको मैं बता दूं, कैटलिस्ट अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, ये कैसे करता है? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करने वाला गेम चेंजर तो कैटलिस्ट हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएं, डिपेंड करता है कि नहीं करता? जरूर करता है स्टूडेंट्स। रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, खबरदार नहीं करता। किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे हरगिज डिपेंड नहीं करता। ओके, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे करता है। क्यों? नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया है कि वो रिएक्टेंट लड़ने वाले हैं कि लड़ने वाले नहीं हैं। लड़ने वाले हैं तो उनकी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। ओके, प्लीज कंसेप्चुअल अप्रोच, ठीक अप्रोच जीत का बायस जरूर होगी फिर। ओके स्टूडेंट्स, ए और बी को तो आप जानते हैं, यहाँ कुछ और मसाइल भी हैं। आपने लॉ ऑफ मास एक्शन में तो ये गप पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि कोफिशिएंट बिकम एक्सपोनेंट। यहाँ वो वाली गप नहीं है प्लीज़, यहाँ बड़ी डीप अप्रोच से हमने बात करनी है। तो कोफिशिएंट के बारे में याद रखें स्टूडेंट्स कि L एंड M में R may not equal to coefficient X and Y of the reactants। स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूं कि L और M इनके बराबर भी हो सकते हैं और इनके बराबर हो भी नहीं सकते। ओके, पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू L प्लस M। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू L प्लस M। जबकि एक और टर्मिनोलॉजी है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू, कैपिटल M से शो कर दीजिए, इज इक्वल टू X प्लस Y। बात पकड़ ली? मजबूती के साथ थामे रखें इस बात को। आइए स्टूडेंट्स, हम अंदर जा रहे हैं, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में फर्क की बातें करने जा रहे हैं। मेरे साथ रहें प्लीज स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्लीज स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कांट बी ग्रेटर देन 3। 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, अबाउ 3 नहीं हो सकता। ख्याल करना कहीं बॉन्ड ऑर्डर में न चले जाओ। बड़े हालात ख़राब हैं। टेस्ट मेरे डाल दिया ना बॉन्ड ऑर्डर की बात, तो तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर भूल जाओगे। क्या करें? हर चीज़ ठीक से पढ़ें, किसी चीज़ को अपने ऊपर सवार ना करें, फिर आप नहीं हारेंगे। प्लीज़ स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 2 3 हो सकता है, लेकिन खबरदार 3 से अबाव नहीं हो सकता। ओके जी मॉलिक्यूलरिटी साहब, क्या अहवाल है? जबकि मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी ग्रेटर देन 3 हो सकती है जनाब। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन चेंज बाई चेंजिंग कंडीशंस। अगर आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को चेंज कर दें, मे बी के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए। जबकि स्टूडेंट्स, ये जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी ये हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलरिटी कांट बी चेंज्ड। मॉलिक्यूलरिटी को तुम चेंज नहीं कर सकते विद अ चेंज इन कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज करने से स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तब्दील हो सकता है। मैं ज़बानी नहीं बता सकता, मैं एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने पर मजबूर हूँ, और ये थ्योरेटिकल मालूम हो सकते हैं। गली में कितने बच्चे लड़ रहे थे, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। जिम्मेदार कौन था? एक्चुअली ये रिएक्शन किसने स्टार्ट करवाया, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एक और ज़रूरी बात को मैं यहां लेके चलता हूं। स्टूडेंट्स, बड़ी काम की बात है लोगों, कुछ रिएक्शंस हैं। ज़रूरी पॉइंट्स पहले ये है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर हो सकते हैं। लोगों मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर से बड़ा हो सकता है, लेकिन खबरदार ये बात इम्पॉसिबल है कि मॉलिक्यूलरिटी का जवाब कम हो और आपका ऑर्डर ज़्यादा हो जाए। बंदे 2 लड़ रहे हैं ज़ाहिर पर, आप कह दें कि नहीं 5 बंदे लड़ रहे हैं। खुदा का खौफ करें, ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूलरिटी का जवाब बड़ा हो सकता है ऑर्डर से, ऑर्डर का जवाब मॉलिक्यूलरिटी से हरगिज़ बड़ा आंसर नहीं हो सकता। और स्टूडेंट्स, जब तुम्हारे पास ये वाला केस आ जाए कि मॉलिक्यूलरिटी ज़्यादा हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हारे पास कम हो, स्टूडेंट्स, इसको फिर हम बोलते हैं सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके प्लीज स्टूडेंट्स,
ओके, अब मेरी बात और से सुनिए। आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल हैं फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, थर्ड ऑर्डर के। प्लीज़ उन एग्जाम्पल को रटा लगा लीजिए, प्लीज़ उन एग्जाम्पल को रटा लगा लीजिए। उसका मकसद क्या है कि देखें, एक्सपेरिमेंटली अगर एक चीज़ मालूम होती है तो जो तुम्हारे कोर्स में है तुम्हें वो बातें तो आनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटली मालूम की गई हैं और आपके सामने लिख दी गई हैं। ओके, अगर किताब से हट के बात आएगी, क्या पता वो मुझे भी ना आए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली अगर मुझे वो चीज़ का पता है, कहीं किसी बुक में ये बात लिखी हुई है तो मुझे आनी चाहिए। और अगर बुक में लिखी हुई नहीं है, मैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से नहीं गुजरा, तो मुझे वो वैल्यू कैसे आएगी? नहीं आनी चाहिए। ओके, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये आपके ऊपर कर्ज है, हक है कि आपकी बुक में जो एग्जाम्पल कोड की गई हैं फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, वो एग्जाम्पल आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। डन? स्टूडेंट्स, मेरी बात को सुने, मेरी बात को सुने। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो एग्जाम्पल गिवन है उनके कंडीशन को भी याद करें। आप उनमें साथ लिखा हुआ होता है कि सॉल्यूशन फेज में है, साथ लिखा हुआ होगा कि एक्वस फेज में है, साथ लिखा हुआ होता है कि गैसियस फेज में है। यानी कंडीशन चेंज करने से जब ऑर्डर तब्दील हो सकता है तो प्लीज़ प्लीज़ फिर तो आपको कंडीशन भी साथ में याद करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ईटा के लिहाज से एक बात और भी सुन लीजिए। ईटा के लिहाज से एक बात स्टूडेंट्स और भी सीख लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा न्यूमेरिकल वाला। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं बाद में सिखाता हूं कि ऑर्डर कैसे मालूम करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला आएगा, ठीक है? उसके ऊपर मैं बाद से डिटेल में बात करता हूं। एक क्वेश्चन ये आएगा कि फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है। ओके, आपके पास FeCl3 प्लस पोटाशियम आयोडाइड का रिएक्शन गिवन है। ओके, तो इस रिएक्शन में आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद पोटाशियम आयोडाइड बता दीजिए। देखिए, आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। मेरी बात प्लीज सुनिए, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर अलग होता है। विद रिस्पेक्ट टू पोटाशियम आयोडाइड भी मैं आपसे पूछ सकता हूं, विद रिस्पेक्ट टू फेरिक क्लोराइड भी मैं आपसे पूछ सकता हूं। तो प्लीज किसी रिएक्टेंट के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग होता है, नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग होता है। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिए मुझे। आपके पास एक रिएक्शन के बाज़ औक़ात वन स्टेप होता है। एक बाज़ औक़ात रिएक्शन के क्या होते हैं? मैनी स्टेप्स होते हैं। स्टूडेंट्स रेडी रहो, एमसीक्यूज की दुनिया में हम जा रहे हैं बड़ी काम की बात के साथ। प्लीज, जब मैनी स्टेप होंगे तो स्टूडेंट्स कोई स्टेप क्या होगा? स्लो स्टेप होगा, कोई स्टेप क्या होगा? फास्ट स्टेप होगा। तो लोगों सुनो, स्लो स्टेप में, स्लो स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्टूडेंट्स, स्लो स्टेप में दो बातें काम की हैं। स्लो स्टेप से हम क्या मालूम करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की सारी काम की बात निकालते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखें कि स्लो स्टेप इज नोन एज अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और दूसरी बात स्टूडेंट्स बिलीव, हर बात इतनी खोलकर एक्सप्लेन कर दी जाती है, अगर आप फिर भी इसको मिस करते हैं तो फिर मुझे बहुत अफसोस है आप पे। ओके, वो दूसरी काम की बात कि स्लो स्टेप में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है स्टूडेंट्स, सारे स्टेप्स की नहीं, स्लो स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, लोगों इसी को तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं।
बात पकड़ें, सारे स्टेप्स की बात नहीं हो रही। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया करते हैं। तो स्लोवेस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल कारोबार कर रहे हैं, उस स्टेप में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, लोगो उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। डन? ओके, आइए हम एक कदम आगे चलते हैं। ठीक है जी, न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैं आता हूं, तो पहले याद रख लें कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारे पास कई फिजिकल मेथड्स हैं, हमारे पास कई केमिकल मेथड्स हैं, कई इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हमारे पास हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हमारे पास हैं, जिसकी मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एक बात रखता हूं कि मीथेन प्लस क्लोरीन, लेट सपोज मिथाइल क्लोराइड बनता है और HCl बनता है। मिथाइल क्लोराइड बनता है और क्या बनता है, HCl बनता है। तो स्टूडेंट्स, मैं मीथेन की स्टडी करूंगा, जो मीथेन की मिकदार कम होती जाएगी, यहां मुझे मीथेन की प्रॉपर्टीज नजर नहीं आएंगी। तुम्हें यह समझ नहीं आता, ये देख लो, मिथाइल क्लोराइड से मैं बना रहा हूं, मेथनॉल बना रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, अल्कोहल वाटर सॉल्युबल होते हैं, मिथाइल क्लोराइड सॉल्युबल नहीं होता, प्रॉपर्ली सॉल्युबल नहीं होता। तो मेथनॉल, मैं ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में परफॉर्म कर रहा हूं, जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, साथ साथ मिथाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे मालूम क्या करते हैं। ओके, हम कल डिटेल के साथ जैसे ही लेक्चर शुरू करूंगा, पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन डिस्कस करेंगे कि कितने मेथड से कर सकते हैं, और उसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ओके, और याद रखें हमने रेट कांस्टेंट के यूनिट्स भी डिस्कस करने हैं। ओके, प्लीज स्टूडेंट्स, हम कल डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के का यूनिट वाइज क्या ताल्लुक है। ओके, उम्मीद है मुझे याद रहेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे और यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट पे बड़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे और ट्रिक्स भी साथ डिस्कस करेंगे। ओके, चलें जनाब, अल्लाह हाफिज़।